कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि 22 फरवरी के दिन टॉपर बनाने में आपकी मदद करेगा। 100% गारंटेड है। 60 नंबर यदि इस पेपर से नहीं आया तो आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो देखिए, जल का पीएच मान होता है 7, क्योंकि ये उदासीन प्रकृति का है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग से होती है? तो पत्ती से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन से? साइटोकाइनिन। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डाईऑप्टर रहने वाला है। यहाँ से क्योंकि कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है हमारा, तो है ना भैयू। चलिए यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे अपन कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातुएं प्रायः विद्युत की कैसी होती है? कुचालक होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? न्यूरॉन है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। यहां से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। नेफ्रॉन जो है वो आ जाएगा आपका वृक्क की संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। हाइड्रा में जो प्रजनन है वो कलिकायन या मुकुलन होगा। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो रहेगा आपका किलोवाट घंटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जोड़ी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं। बढ़िया से कंप्लीट करेंगे वो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम को भी अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए तैयारी करा रहे हैं ना। वैसे मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश का बताने में समर्थ नहीं हूँ, है ना। आप समझदार है, समझ जाइएगा। लोहे पर जंग लगना इस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जो जंग लगती है वो आपकी संक्षारण है, जिसे हम जंग कहते हैं ना, जंग लगना कहते हैं। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम बताइए। एक तो आपकी सिल्वर और कॉपर, ये 2 ऐसी धातु है जो उष्मा की विद्युत सुचालक धातु है। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? अग्नाशय में होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन से? इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। दर्पण फॉर्मूला बताइए, यानी कि दर्पण सूत्र आपको बताना है, ठीक है भैया। तो दर्पण का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। देखिए दर्पण में ये रहता है, और ऋण जो रहता है ना यहाँ पर, v के बाद में ऋण, तो ये आपका लेंस में रहता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। कौन से रंग का? बैंगनी। हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 देख लीजिए, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। मैंने बार बार बोल रहा हूं आपको, अच्छे से तैयारी करो। जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना, उसकी सफलता रंग लाएगी। मनुष्य जो है एक मांसाहारी जीव है। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है? तो मनुष्य जो है ना, वो आपका सर्वाहारी जीव है। कौन सा है? सर्वाहारी। भगत भी मिलेंगे तो कुछ उस भी मिलेंगे, तो इसलिए ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे सर्वाहारी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सत्य सत्य बता। विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है, बिल्कुल राइट बात है आपकी। विद्युत एक स्थायी चुंबक है। विद्युत जो है वो आपकी एक स्थायी चुंबक है, नहीं। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होगी, इसलिए ये बात आपकी गलत हो गई, असत्य। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य बात है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है,
कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, तो इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। संचारण और विकृत गंधिता। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम उदाहरण से समझाइएगा। अयस्क और गेन को परिभाषा देनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। स्वयं पोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। परागन क्या है। ठीक है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिएगा। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक। उत्तल दर्पण। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे बच्चों को पूरे नोट्स एक साथ, मेरा विचार है पूरे नोट्स आपको एक साथ कवर करा के दूं। अच्छे से आप तैयारी करिएगा बस। ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा। ठीक है। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। इसके बाद में यहाँ से आप देखिएगा आगे, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं, चुंबक के निकट लाने पर एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इन अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि वे अभिक्रिया सेम उसी कंडीशन में है, वो तो वे अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकर्मक तत्व। अच्छा, अभिकर्मक का मतलब क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख दी अभिकर्मक की परिभाषा। उस पदार्थ या यौगिक को हम अभिकर्मक कहेंगे जो किसी तंत्र में रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करने के लिए डाला जाता है या फिर मिलाया जाता है। तो इसलिए ये जो आयरन है इसको डालते हैं हम रासायनिक रिएक्शन के लिए, इसलिए ये अभिकर्मक तत्व कहलाएगा। तो वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से, ठीक है, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण आपके रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर Fe जो है ये एक तत्व अभिकर्मक तत्व है और यौगिक कौन है, CuSO4। अब इस यौगिक में तत्व कौन सा है, कापर है, तो इस कापर को हटा देगा और उसकी जगह पर बैठ जाएगा। देख लो भले FeSO4 हो गया और Cu को फेंक दिया बाहर कापर को। तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। चलिए ये विस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं उदाहरण सहित। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, वो यहां से पढ़ते हैं। संचारण और विकृत गंधिता क्या होती है इसको समझाना है, एक एक उदाहरण भी हमें देना है। ठीक है। संचारण का मतलब आप जानते हैं कि जब कोई भी धातु अपने आसपास की नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आएगी। अब जैसे मान के चलिए आपके सामने मैं उदाहरण दे देता हूं एक, यहां से देखिए जैसे ये एक आपका स्टेपलर है ना। अब इसमें आप देख लीजिए ये यहाँ से हिस्सा में के ऊपर ये जो है ना ये संचारण हो गया है। क्या हो गया, ये संचारण हो गया है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। क्यों, क्योंकि जब कोई भी धातु, अब ये भी धातु एक तरह की लोहे की, तो जब कोई धातु अपने आसपास की नमी और अम्ल के संपर्क में आती है ना तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यानी कि संचारित होने लगती है। तो इस घटना को ही संचारण कहते हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अगला है आपका विकृत गंधिता। तेल या वसा युक्त पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल लेंगे। क्या करेंगे, विकृत गंधिता में तेल और वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं वो उपचयित होंगे और अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए पापड़ हो गया, चिप्स हो गया, और जो पापड़ चिप्स में अपन देखते थे हवा भरी हुई, तो वो यही है
ये विकृत गंधीयता क्या होगी वास्तव में कि जब तेल और वसा युक्त पदार्थ हैं उनको उपचयित हो जाएंगे और वो अपना स्वाद और गंध बदल लेंगे। इसके लिए ठीक है इन्हें कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से भरा जाता है। यहां से बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी ये 2 नंबर में आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 2 उदाहरण पूछे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दो Al2O3, जिंक ऑक्साइड लिख दो Z10O। हो गया, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो आप तो, बढ़िया से यहां से देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट भी। आगे बढ़ते हैं ना, अयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिए। देखिए अयस्क और गेंग, तो देखिए अयस्क भी क्या है? अयस्क भी खनिज है एक तरह का, ठीक है, क्या है? अयस्क भी आपका खनिज ही है। और खनिज में कोई किस प्रकार के खनिजों को हम अयस्क कहेंगे? ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा? ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से हम उसका निष्कर्षण कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं, वो खनिज पे क्या कहलाएंगे? आपके अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और गेंग की बात करें, अब दूसरी परिभाषा आपकी है गेंग और घेंग, दोनों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। देखो आंख में जो पाई अशुद्धियां है, आंख में जो आती है अशुद्धियां ना, उसको हम घेंग कहते हैं, और अयस्क में जो अशुद्धियां रहेगी उसको हम गेंग कहेंगे। ठीक है भैया, तो ये ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं। तो ये यहां से देखिए अयस्क क्या है? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, गेंग अयस्क में जो भी व्यर्थ उपस्थितियां रहेगी यानी पाई जाने वाली अशुद्धि, सीधी सी बात हम कहेंगे कि अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियों को हम गेंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी आबंध एकल होते हैं एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन वे जिनमें से कम एक आबंध द्विबंध हो, एल्कीन कहलाएगा। एल्काइन जिनमें से कम एक आबंध त्रिबंध हो, वो क्या आपका कहलाएगा? एल्काइन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप किन किन की? एक तो क्षार की किससे? वसा के साथ, या बोल दो, या फिर अपन बोल देंगे तेलों के साथ। जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप साबुन बनने का जो प्रक्रम है उसी को अपन कहते हैं साबुनीकरण। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, 2 नंबर की आएगी, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं स्वापोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में यहाँ केवल हरे पौधे में होता है, यहाँ हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवधारी जंतुओं में होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। यहाँ पर स्वापोषी पोषण में पाचक की आवश्यकता नहीं होती, पाचन की, इसमें पाचन की आवश्यकता होती है। उदाहरण है हरे पौधे, नीलहरित शैवाल और मनुष्य इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये मैंने आपको है ना स्वापोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बता दिया है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा है कि हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका है क्या है? तो देखिए हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका है ना, वो देखिएगा, पहले तो अम्ल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। सबसे पहला कार्य क्या है कि भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु आएंगे उनको नष्ट करेगा, माध्यम को अम्लीय बनाएगा। ध्यान से देखते जाओ आप, तो माध्यम को अम्लीय दूसरा हो गया, ठीक है, लेकिन अम्ल की अधिकता के कारण एसिडिटी भी होती है। तो ये हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका हो गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, परागन क्या है? ठीक है, यहां पर देखिए आप देखोगे तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है ना, वो होता है पुंकेसर, और पुंकेसर में क्या है? पराग कोश। ठीक है, और इस पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर ये पराग कण पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? पराग कण। किस में पाए गए? ये पराग कोश में। तो पराग कोश में जो पराग कण होते हैं वो उठकर जाएंगे, कहां पर जाएंगे? इस स्त्री केसर के पास जाएंगे। और स्त्री केसर में किस भाग पर? वर्तिकाग्र पर। तो सिंपल सी बात अपन कहेंगे कि किसी भी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का, कहां से? पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या कोई दूसरा पुष्प हो उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम परागन कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यदि हम कहे तो परागकण जो है, परागकण, ये आपके एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। यानी कि एक पुष्प उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए या किसी दूसरे पुष्प के, तो इस घटना को हम कहते हैं परागन। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं आप पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, गर्भ निरोधक युक्ति के यौन क्रिया के द्वारा हमेशा गर्भ धारण करने की संभावना बनी रहेगी। गर्भ धारण की अवस्था में स्त्री के जो शरीर है उसकी जो मांग है, उसकी भावना है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, यदि वहां इसके लिए तैयार नहीं है, उस मांगों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रही बात? क्या बोला है कि यौन क्रिया के द्वारा गर्भ धारण की संभावना सदैव बनी रहेगी। गर्भ धारण की अवस्था में स्त्री के शरीर की भाव और तथा भावनाओं की जो मांग है वो बढ़ती जाती है। यदि वहां इसके लिए तैयार नहीं है उन मांगों को पूरा करने के लिए, तो इसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अवस्था तथा असमर्था, मतलब शारीरिक अवस्था उसकी गर्भधारण करने की क्षमता ही नहीं हो, ठीक है, तो असमर्था भी उसे गर्भधारण करने से रोकती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ सकती है। तो ये है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेना। यदि आप चाहते हैं वास्तव में अच्छे नंबर प्राप्त करना तो जो चीजें बता रहे हैं उनको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। मेंडल के प्रभाविता का नियम, देखिए मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखेंगे और उनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में हमें केवल प्रभावी गुण दिखाई देंगे और गुणों की यहाँ प्रवृत्ति प्रभाविकता कहलाती है तथा इस नियम को ही हम मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा दोनों में एक समान होते हैं। लेकिन 23वां जो जोड़ा है मादा में तो X से X होगा, ठीक है, किंतु नर में XY गुणसूत्र होता है। यही लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। अच्छा, किसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र? जो नर का 23वां गुणसूत्र होता है XY, है ना, जोड़ा, तो वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यदि नर के X गुणसूत्र को हम मादा के X गुणसूत्र से संयोजित करते हैं तो उत्पन्न संतान जो है वो पुत्री होगी। यदि नर का Y गुणसूत्र है और मादा के X गुणसूत्र से संयोजित होगा तो उत्पन्न जो संतान है, देखिए X और Y हो गया, तो जब भी Y आ जाएगा आंसर में, ठीक है, XY, तो वो पुत्र होगा। बस इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो गई। ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये अंतिम ये चित्र टाइप आप कर लेना। यानी हम बता सकते हैं कि 50% तो पुत्री होने की संभावना है और 50% पुत्र होने की संभावना है। ये मनुष्य से मतलब नहीं, हर प्राणी में ये ऐसा रहता है ना। चलिए, तो ये मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो गई। मतलब ये प्रक्रिया तो अलग होगी, लेकिन 50% नर और 50% मादा उत्पन्न होने की संभावना हर जीव में होती है। चलिए, तो ये आप कंप्लीट से कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक आपको बताना है। तो देखिए, लेंस की जो क्षमता होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है P = 1/f।
एफ यानी कि क्या होता है मीटर, एफ यानी फोकस दूरी, और एम यानी कि होता है मीटर में। यदि हम फोकस दूरी को मीटर में मापे और उसके व्युत्क्रम को दर्शाए तो वही क्या बनती है आपकी लेंस की क्षमता। तो हम कह सकते हैं कि मीटर में, ध्यान से समझिएगा, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या बोला मैंने, लेंस की क्षमता, ये मीटर में मापी गई, ठीक है, तो मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, तो इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, P से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी परिभाषा। परिभाषा के बाद में आप लिखना है सूत्र के रूप में, बढ़िया से मैं जो बता रहा हूं ऐसा लिखना है, सूत्र के रूप में। सूत्र के रूप में क्या आएगा आपका, P इक्वल 1/f मीटर में, ठीक है भैया। और अब यदि हम बात करें तो मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, मात्रक क्या है, डाईऑप्टर है, डाईऑप्टर यानी कि डी है, ठीक है भैया। सही में आया इतनी फिल्म, तो ये इतनी सी चीज आपको लिखना है हेडिंग डाल के बढ़िया से, है ना। चलिए आप यहां से लिख लेना है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते जाओ, है ना जी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से समझते हैं ना, क्या बोल रहा है, देखिए मैं तरीके से करके बता रहा हूं आपको, ताकि जो सवाल आपको है ना आएंगे तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करके भी बता रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां से देखिए मैंने प्रश्न यहाँ पर उतार लिया फिर से कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से जब सोल्व करोगे ना तो बढ़िया से आप तो वो तो उत्तर लिख देना है। और यहाँ पर सबसे पहले चीज अपने को दिया है, कौन कौन सी चीज आपको दी रखी वो उसको बताओ। देखिए सवाल हर कोई कर लेगा, तरीका सीखेगा, फोकस उस पर करिएगा, है ना। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर इक्वल कितना होगा, आर इक्वल होगा 32 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी यानी कि एफ, एफ इक्वल क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी आधी होती है, ठीक है। तो यहां पर हम अर्थात लिख सकते हैं एफ इक्वल R/2। एफ का मान कितना है अपने पास, एफ का मान तो ज्ञात ही करना है मेरे भैया। आर का मान कितना है 32 है, बटे में जाएगा 2, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे, 2 से 2 अठे 16, तो एफ इक्वल कितना हो गया है 16, और जो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में,
ठीक है भैया। अब ये तो सवाल तो देखिए बहुत सिंपल है ना, पर तरीका स्टेप की और आंसर की लाइन मत भूल जाइएगा। उसने क्या पूछा है कि उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अतः यहां से अपन लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। जी हाँ, इस तरीके से आपको करना है स्टेप कोई सा भी। अच्छा, यदि आप चाहते हैं कि मैथ्स का भी आपको पूरा सॉल्यूशन मिले, ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपको है ना, यहां से ध्यान से दीजिएगा, मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी कोचिंग और मैथ्स के नाम से एक चैनल है, उस पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो साइंस के हैं, इसी तरह आपको यदि मैथ्स का चाहिए तो मैथ्स का सिस्टम वहां पर मिलेगा, है ना आपका। ध्यान से देखिएगा, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिए और अच्छी तैयारी करिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। चलिए तो इसे समझते हैं। यहां से देखिए मैंने एक आपके सामने गोली दर्पण बना दिया है ना। अब ये जो गोली दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे अपन, इसको भाग को कहेंगे। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये आपका गोल गोल है ना। तो इस गोल के जो आपका केंद्र रहेगा वो केंद्र ही आपका गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बनेगा। चलिए ज्यादा डिटेल ना बताते हुए सिंपल सी बात करूं तो गोली दर्पण जो होता है ना वो एक गोला होता है। गोली दर्पण क्या है, एक तरह का गोला। तो इस गोले के केंद्र को ही हम गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे कि गोली दर्पण एक गोला होता है और इस गोले के केंद्र को ही, इस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया नहीं आया भैया कि गोली दर्पण एक गोला होता है और इसके केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, यानी ये वक्रता केंद्र हो गया सी। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं वैसे तो, और ये आपका सी से दर्शाया जाता है ना। चलिए तो ये अंदर वाला गोली दर्पण का वक्रता केंद्र की परिभाषा मैंने आपको बता दी है ना। अब देखिएगा प्लेन मिरर या समतल दर्पण के आपको उपयोग बताने हैं। तो देखिए ड्रेसिंग टेबल एवं में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला तो ये ड्रेसिंग टेबल में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 भी बनाना चाहो आप तो ये देखिए मुंह देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में सौर प्रकाश को परावर्तित करके, ठीक है, कुकर के ऊपर डालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको समतल दर्पण के उपयोग बता रहा हूं। ड्रेसिंग टेबल में एवं मुंह को देखने में, सोलर कुकर में सौर की प्रकाश किरणों को परावर्तित करके जो सोलर कुकर है उसके ऊपर डालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो प्रश्न है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ठीक है इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल आता ही आता है। विभव या विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। चलिए तो विभवांतर समझते हैं। देखिए विभवांतर इसको आप विच्छेद करोगे ना तो विभव प्लस अंतर, यानी कि क्या बोल रहा है ये कि विभवों के
बीच का अंतर, जो दो, अब इसकी परिभाषा यदि आप शॉर्टकट में बोलते हैं, चाहे शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को, पूरा डिटेली समझाऊंगा, मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं अभी, है ना। इन्हीं दो विद्युत, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। क्या बोली परिभाषा कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। शॉर्टकट ये तो ना, एक नंबर के लिए थोड़ा सा डिटेली चलेंगे तो अपन इसको देख समझते हैं। तो देखिए, ये कोई आपका एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये आपका एक कोई विद्युत क्षेत्र है ना। यहाँ का जो क्षेत्र रहेगा इस गोले के बाहर का, भले यहीं पे करे चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहे, तो वो बाहरी क्षेत्र क्या कहलाएगा, अनंत, क्या कहलाएगा, अनंत। और विद्युत क्षेत्र कौन सा हिस्सा कहलाएगा आपका, अंदर वाला, ये कहलाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। और यहां पर कोई भी एक एकांक धनावेश है, ठीक है, क्या है, एकांक धनावेश है, ये मैंने बोल दिया। यहां पर जिस एकांक धनावेश को कहां पर ले जा रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र में, कोई एक दूसरा बिंदु है ये, जब हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। अब काम तो करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। समझ में आई बात, कि हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो ये आपकी परिभाषा, आप चाहो तो यहां से लिख देना है विभवांतर का। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य किया जाता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का में विभवांतर कहलाता है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच, हाँ ठीक है, का विभवांतर कहते हैं। ठीक है भैया, अब या फिर सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर बताई दी है कि इन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही, इन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, ध्यान रख लोगे, क्या है, वोल्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। यहां पर देखिए अगला है, या विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो भैया वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, चाहे वहां हीटर हो घर में लगा हो, चाहे वहां पतले तार वाला केबल हो, कुछ भी हो, तो उनमें हमने लाइट दी और लाइट दी तो वो ऊष्मा के अनुसार ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगी, ठीक है, लाइट आएगी। तो विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करने की ये जो घटना है, अच्छा ऊष्मा क्या गर्म होगा, करंट तो देगा आता तो होगा, गर्म बोले जिसको, ठीक है। तो जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा के द्वारा ये जो ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना है, ये परिघटना है, इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सही में गया, ऊष्मा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए अगला है, परिनालिका किसे कहते हैं। देखिए, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। हो गया ये प्रश्न भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो भैया ऐसा है कि जो मान के चलो अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर उपलब्ध नहीं है, जैसे ये हो गया आपका दिक् सूचक, जो दिशा बताने वाला रहता है। अब ये होगी चुंबक,
ठीक है। जब इसको जाते हैं ना तो ये इस तरह से, ये जो है ये तो कभी अपने आप इधर जाएगा, ये इसकी तरफ आएगा, मतलब जैसे कि समझ में आ रहा है बात। इसे जब इसको जाएंगे ऐसा या आगे पीछे करेंगे ना तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, विक्षेपित होगा। तो ये विक्षेपित क्यों होता है, क्योंकि दिक् सूचक भी क्या है आपकी एक, ठीक है, दिक् सूचक की जो सुई है वो भी एक छोटा चुंबक है तथा दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दिक् सूचक की सुई भी क्या है आपकी एक छोटा चुंबक है तथा चुंबकों के ध्रुवों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अतः दिक् सूचक की जो सुई है, ठीक है, उसमें चुंबक को निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है भैया, तो ये आपका मैंने यहां पर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ये चुंबकीय, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे, तो ये चित्र है तो आपको अच्छे से आता भी होगा। दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम आपको बताने हैं, दिष्ट धारा जनित रासायनिक विद्युत सेल और सौर विद्युत सेल। तो यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल किसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा हो रहा है और मेरी इच्छा है कि आप ये देखिए, यदि आप इनको सर्च करोगे और अपने